बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात और इसके साथ साथ अमरीका के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। इसलिए कि हमारे साथ आज मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो इस वक्त पार्टी वहाँ पर इक़्तिदार में है उसके साथ मुंसलिक हैं सीनियर लीडर ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब कमो बेश 10 बरस से अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। ह्यूस्टन से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान भी अक्सर बेशतर ये दौरे पर तशरीफ़ लाते हैं और परसों यहाँ पर इस्लामाबाद में आए अमेरिका से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई। आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तानियों के इशूज़, इस्लामोफोबिया, अमेरिका के अंदर क्या मामलात मसाइल हैं, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, पाकिस्तान की लॉबिंग, पॉलिटिकल इशूज़, इन तमाम इशूज़ पर इनसे सैर असल गुफ्तगू होगी। ताहिर जावेद साहब, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए कि इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त बरसर इक़्तिदार है पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं। 3 बरसों में 2 अमरीकी सदूर यानी इस वक्त जो हैं वो जो बाइडन है और उससे पहले ट्रंप साहब थे। ट्रंप साहब के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए यानी पाकिस्तान के, लेकिन अभी कमोबेश 1 बरस होने को है अमरीका पाकिस्तान के ताल्लुकात में। जब से तब्दीली आई है रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स में ताल्लुकात में तनाव है, कुछ बेहतरी नहीं आ रही। तो इसकी क्या वजह है? चूँकि डेमोक्रेट्स तो प्रो डेमोक्रेसी हैं, इन चीज़ों पे बड़ा स्ट्रॉन्गली यकीन रखते हैं जो चीज़ें पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, यानी एक प्योरली डेमोक्रेटिक सेटअप है। किसी किस्म की कोई एंटी डेमोक्रेटिक किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत अमेरिका की मदद की, आखिर ताल्लुकात में तनाव क्यों है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि तनाव नहीं है। किसी हद तक ये ज़रूर था कि जब प्रेसिडेंट बाइडन इक़्तिदार में आए तो पूरी दुनिया की लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन थी। ट्रेडिशनली जैसे प्रेसिडेंट आते हैं तो वो सबसे कम्युनिकेट करते हैं और अपना लोग उनको मुबारकबाद देते हैं और सारा मामला। लेकिन चूँकि आप सब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ था जब हम इक़्तिदार में आए, तो अदालतों में जा कर के जो इक़्तिदार की मुंतकली थी उसको पॉसिबल करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट्स और जजेस ने डिसीजन दिए। तो जो एक अमेरिका के अंदर एक केआस था, जो एक बहरानी कैफियत थी, उसने चीज़ों को डिले किया। अच्छा, अब जब जो चीज़ें डिले हुई तो अब देखें ना जी कि आप इलेक्ट हुए और आपने मनसब संभाला, 2, 4, 5, 10 दिन, 30 दिन में मुबारकबादें लेंगे। अच्छा, अब वो सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में निकला। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा भी ब्रीदिंग टाइम आपके पास आया तो आपके पास उससे बड़े इश्यूज सामने खड़े हैं। अफ़गानिस्तान का मामला आ गया। तो अब अगर जब वो अफ़गानिस्तान में एग्ज़िट का जो था वहाँ पे, हालांकि उसके अंदर भी 1 आधे 2 महीने का डिले करना पड़ा। आप ये भी देखें ना कि उसमें तो पाकिस्तान का उसमें बड़ा मेजर रोल था। 2 साल से 2.5 साल से जो एक कम्युनिकेशन हो रही थी उसको कंटिन्यूटी हुई उसके अंदर। और ये देखें, एक सरबराह टू हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट की कन्वर्सेशन तो होती है, वो एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशंस होती हैं। बिहाइंड द सीन जो आपके जो मैटर्स के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो कंटिन्यूसली दे वर वेरी मच एंगेज्ड और हर लेवल पे सिक्योरिटी फोर्सेस टू सिक्योरिटी फोर्सेस एंड डिप्लोमेटिक लेवल पे, एवरी सिंगल लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे। अभी जिस रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन में थे जी। तो ये सारी उनकी मामला थे और शामिल कुरैशी साहब वेरी वेल कनेक्टेड थे टोनी ब्लिंकन के साथ। और फिर ये जब अभी लेटेस्ट जो यूएन के अंदर भी इनके जो दौरे हुए उसके अंदर दोनों मुल्कों की मतलब अब देखें वहाँ पे तो बहुत सारे मुल्क थे लेकिन पाकिस्तान उनमें से चंद एक मुल्कों में से था जिसके साथ फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर के मजाक और अच्छे एक गुड बॉडी लैंग्वेज के साथ डिटेल डेप्थ के अंदर उनकी कम्युनिकेशन हुई, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई एज सच कोई इशू है। तो इसमें फर्दर मैं ये ज़रूर होता रहता है कि जब ऑन गोइंग एक बिजनेस होता है तो वहाँ पे भी एक अपोजिशन पार्टी है, यहाँ पे भी एक अपोजिशन पार्टी है। तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज़ को उजागर किया जाए जिसके अंदर नज़र आए कि जी जो अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका वो कुछ चीज़ों को निगलेक्ट कर रही हैं। तो उसके अंदर अब उसको उसी माहौल में देखना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के साथ कोई इशू है। तो 1-2 बिल्स के अंदर ऐसी चीज़ें इंक्वायरी इनिशियल लेवल पे कि भी पाकिस्तान के ऊपर भी अफ़गान वार के एंड के ऊपर
मामलात को देखा जाए, कोई कमीशन ये वो, लेकिन बाद में हमने ये भी देखा कि विद इन फ्यू डेज़ वो सारी चीज़ें बाहर निकल भी गई और अब वही बिल पड़े हैं जिसमें पाकिस्तान पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वही कमीशन रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तान पे कोई चीज़ आस्क नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आती हैं और चली जाती हैं और हैंडल हो जाती हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, एक ज़माना होता था कि बिल्स पेश होते थे जिसमें पाकिस्तान पे सैंक्शंस और वो मामला दे आर ओवर, बड़ी बड़ी डिबेट्स शुरू हो जाती थी, ताल्लुकात में तनाव आ जाता था। नथिंग इज लाइक दैट देयर। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई पेंडिंग बिल नहीं है, बल्कि बिल जो एक बिल तो सेनेट में पेश है, एक बिल जो है वो पाकिस्तान की फेवर का बिल है, जो इसके बारे में तो कहा जा रहा है वो पाकिस्तान मुखालिफ बिल है कि तालिबान को सपोर्ट करने के ऊपर पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं और वो रिपब्लिकन्स की जानिब से आया। इस पे जरा वजाहत फरमाइए। उसके अंदर जो ओरिजिनली उसका जो कंटेंट था वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। उसके अंदर जरूर पाकिस्तान का नाम था, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि ये सारी चीज़ें कमेटीज़ में जाती हैं और देखा जाता है कि ये अननेसेसरी है। कई दफ़ा इनिशियल स्टेज पे वो चीज़ें आती हैं, लेकिन फाइन रिफाइन यही तो डेमोक्रेसी का जो हुस्न है। अभी बिल पेंडिंग में है लेकिन तब्दीली हो चुका है। उसके अंदर पाकिस्तान का वो अगर कोई नाम है तो वो नॉट इन बैड वर्ड्स, इन गुड वे। जी। दूसरा, ताहिर जावेद साहब ये बताइए कि हम तवक्को कर रहे थे कि जब डेमोक्रेट्स पावर में आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे अमेरिका में, तो वो इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हैं और जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उस मुल्क की बहुत बाज़पुर्स की जाती है, उस एंटी ह्यूमन राइट्स जो लीडर्स हैं उनकी बहुत सरजनिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम देखते हैं कि कमोबेश 2 बरस से भारतीय मकबूजा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन है। भारतीय मजालिम जो कश्मीरियों के ऊपर हैं उनके ऊपर इजाफा हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप तो बोलती है, लेकिन डेमोक्रेट्स जिनसे हमारी तवक्कुआत थी बहुत कि वो इंडिया की बाज़पुर्स करेंगे, कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, अगरचे कि अगर आपको याद हो कि रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप साहब थे, उन्होंने तो सालिसी की पेशकश भी की थी, लेकिन डेमोक्रेट्स आखिर कश्मीर के ऊपर क्यों खामोश दिखाई देते हैं? देखें, मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूँ जी कि पामला जे पॉल डेमोक्रेट कांग्रेस वुमन, उनकी रेजोल्यूशन जो सादे लफ्ज़ों में कश्मीर के ऊपर जो इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो हिस्सा है यूएस हाउस का। तो उन्होंने वो पेश की और उसके ऊपर बाकायदा फिर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। डिप्लोमेटिक लेवल पे हम देखते हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही कश्मीर के ऊपर। जब भी पाकिस्तान अमेरिका से कश्मीर के ऊपर बात करता है तो अमेरिका से खामोशी दिखाई देती है। वो फोकस करते हैं हेलो वी आर रेडी टू टॉक अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी अगरचे कि उस पर पाकिस्तान ने हद से ज़्यादा तावन किया, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आखिर आपको खामोशी क्यों दिखाई देती है? लगता ये है कि जो इस वक्त सरकार है अमेरिका की वो हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। देखें, आप अपने तौर पे एज ए पाकिस्तानी समझते हैं कि अमेरिका को सालसी करने की पेशकश करनी चाहिए, या जिस तरह ट्रंप साहब ने की थी। तो ट्रंप साहब ने जब सालसी करने की पेशकश की तो ही डिड नथिंग बट एम्बैरस हिमसेल्फ। सामने मोदी ने बोला कि ये हमारा आपस का मामला है, ये बायलेटरल है, फौरी तौर पे स्टेटमेंट आ गया था नई दिल्ली से। तो अब उसका देखें, एक बयान दागना अपनी जगह है, उसकी आउटपुट क्या आई? उसकी आउटपुट नथिंग बट एन एम्बैरसमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, कि उसके मुंह पे मारा उसने मोदी ने कि भी हमें आपकी सालसी नहीं चाहिए। अब ये जो क्योंकि क्यों उसने की, वो अनट्रेन्ड अनगाइडेड प्रेसिडेंट था। अब ये जो है ये ट्रेंड है और उनका सालों साल का, तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट हिमसेल्फ एम्बैरेस्ड बाय मेकिंग जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, बट एट द सेम टाइम बिहाइंड द सीन जब उनके से कम्युनिकेशन भी होती है, देयर इज नो वे कि ह्यूमन राइट्स की बात ना की जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं होता, वहाँ पे क्रिश्चियंस के ऊपर भी उतना ही जुल्म होता है एज ए माइनॉरिटी जितना किसी और के सिखों के ऊपर। तो ये बातें तो होती हैं, लेकिन वो जो एक कह लेना कि भी शो करना और एक माहौल के अंदर कि जी हमने बहुत ज़्यादा, दैट्स नॉट, जो ये कोई भी जो ट्रेंड आदमी है ना वो इस तरह जिसका कोई आउटकम नहीं है तो वो आपको तमाशा नज़र नहीं आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला ताहिर जावेद साहब से जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब, आप बता रहे थे कि आपने बहुत बड़ी खबर दी है, बल्कि कि जो एंटी इस्लामोफोबिया बिल है अमरीकी कांग्रेस में पेश होने जा रहा है आइंदा 2 से 3 माह में। आप उसका कुछ पस मंज़र बता रहे थे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखें जी, पहली दफ़ा दुनिया ने किसी हेड ऑफ स्टेट को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस्लामाफोबिया के ऊपर बात करते हुए सुना। जी। अच्छा, अब वो एक इतना बड़ा फोरम है कि आप यकीन करें कि लोग बैठ के वॉच करते हैं। खास तौर पे किसका हवाला? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब यूएन के अंदर उन्होंने यूएन की स्पीच का हवाला, बिल्कुल, तो उसके अंदर उन्होंने एक बहुत यानी अच्छा खासा टाइम लेके लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरह लोगों के मिलियंस लोगों के दिल टूटते हैं इन चीज़ों के साथ। तो उसको जब सुना गया तो इट वाज सो यानी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन कि उसके ऊपर कुछ कांग्रेसमैनों ने इसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए कि हमें कुछ इसके ऊपर करना चाहिए। अच्छा, करना अब वो जो बिल है उसके ऊपर इल्हान उमर, आंड्रे कार्सन जो मुसलमान कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने इसको तैयार किया और इस वक्त बिहाइंड द सीन वो लोगों से इसके ऊपर वोट लेने के लिए अपनी वो लॉबिंग कर रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ, और मैं आपको ये भी फर्दर बताऊँ कि ये बिल आपको, मैं तो इसको पास होता भी देख रहा हूँ, नॉट जस्ट। अच्छा, अब ये बिल, पहली तो बात है कि बहुत बड़ी एक चेंज है जब ये बिल हाउस में यानी फ्लोर होगा। इसमें कोई खास इसके जो आर्टिकल्स हैं इस बिल के, वो जरा बताइए इसमें क्या होगा। एक तो आपने ये बताया कि ऐसी तंजीमें जो भड़काते हैं इस्लाम मुखालिफ सेंटिमेंट्स को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उसका लीगल एक्शन होगा ना उनके खिलाफ। तो ये इसकी मेन बीफ उसका यही है। अच्छा, अब ये चीज़ और बड़ी सादे एलेबोरेट तरीके से, अच्छा, अब इसके ऊपर ये है कि जब ये हाउस में सिर्फ फ्लोर हो जाएगा ना, तो बहुत सारे चीज़ें तो फ्लोर होने के बाद ही चेंज हो जाती हैं, लेकिन जब ये पास हो जाता है तो फिर आप ये देखें इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो शायद मैं मतलब एक लाइट फार रीचिंग ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे एसेट्स जिसको लोग सड़कों के आकर के तोड़ते हैं, तो शायद उनको भी ये हो कि जब चीज़ें दुनिया में सुनी जा रही हैं और लोग इसके ऊपर असर ले रहे हैं, फिर एक मुल्क से दूसरे और तीसरे मुल्क में जाकर के ये बिल पास होना शुरू हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसका रिजल्ट देखेंगे। जी, ये तो बहुत, लेकिन जो अमेरिकी मीडिया में, और ये तो आपने सरकार की बात की कि डेमोक्रेट्स की ये अप्रोच है मुसलमानों के बारे में, लेकिन अमेरिकी मीडिया में, ज़राए ब्लॉग में, वहाँ जो ओपिनियन लीडर्स हैं, आप समझ रहे हैं उनकी सोच में भी कोई तब्दीली आएगी? आपको एक है तो थोड़ा ये जोक वाली कहानी जी। अच्छा, इसके अंदर हम लोग कह रहे थे कि जी हमें 1-2 रिपब्लिकन साइड के ना बंदे चाहिए, तो रिपब्लिकन साइड, क्योंकि इसको बायपार्टिजन करने के लिए ना, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, बिल पास हो सकता है, लेकिन फिर यह है कि वो बिल की स्टोरी तो कुछ कांग्रेसमैनों के साथ हम बैठे हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि उनको कहते यार हमें वोट आप दे दो, बेशक घर जाके आप प्रेजुडिस ही रहो। तो अब हमारा पर्पस ये नहीं है, लेकिन इसको जब बिल पेश किया जाता है तो उसके साथ आप देखते हो कि इससे पहले इस तरह के कोई बिल आए हैं। अच्छा, इस तरह के बिल अमेरिका के अंदर पास हो चुके हैं, जो ना जो ये जो आप एंटी सेमिटिज्म का बिल, तो सेम चीज़ है, ये उसी के सीक्वेंस में तो इसको जब बताया जाएगा तो वो लोगों की समझ में आएगी बात कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको रखें, लेकिन लोगों को भड़काएं नहीं जी। आप जब कन्विंस हो जाएंगे आप छोड़ दें, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप लोगों के हार्ट ब्रेकिंग करें और फिर वो सड़कों के ऊपर आए और कई मुल्कों के ऊपर मज़ारे हों। इस चीज़ को एक से आप प्रिवेंट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो ना चाहते हुए भी काफ़ी सारे लोग इसमें वोट दे देंगे। अच्छा, एक ऐसा सवाल मैं करने जा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वो भी यकीनी तौर पे इंतज़ार करेंगे कि आपके जवाब का। अगर हम भारत और पाकिस्तान का मुवाजना करें तो अमरीकी जॉब मार्केट में लाखों की तादाद में इंडियंस एंट्री करते हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सबसे बढ़ के ताहिर जावेद साहब सिलिकॉन वैली इस वक्त इंडियन से भरी हुई है, और स्टडी में भी हम देखें तो इंडिया का रेशो बहुत ज़्यादा है। स्टडी और जॉब मार्केट में पाकिस्तान के इस तनासब को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका की जामियात में यानी यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी जॉब मार्केट में, सिलिकॉन वैली में पाकिस्तान की उतनी प्रेजेंस नहीं नज़र आती जितनी हिंदुस्तान की है? पाकिस्तान देखिए जी, सबसे पहली बात है कि हमारा साइज़ भी उधर छोटा है जी।
जो डायस्पोरा वहाँ पे इंडियन है उनका मेरे ख्याल को 3 गुना हमसे ज़्यादा वहाँ पे। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन होगी? अराउंड 10 मिलियन मेरे ख्याल हम नहीं 10 तो नहीं शायद होगी, हमारी होगी कोई मिलियन के करीब, तो उनको मैं 4 के करीब होगी, 4 मिलियन प्लस। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे से ना, तो उस तरह वो। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि भी एक ज़माने में तो अमेरिकी दरवाजे खुले होते थे पाकिस्तानियों के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिंदुस्तान। नहीं, जो स्टूडेंट्स के मामलात हैं वो तो बड़ा सिंपल, वही प्रोसेस उनका है, वही प्रोसेस हमारा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त बहुत सारे और मामलात में इंडियंस को वीज़े लेने मुश्किल है हमसे। इंडियंस के लिए अमेरिकी वीज़ा मुश्किल हो हमसे मुश्किल है इस वक्त। वो जो कारोबारी वीज़ों के अंदर जो कोटा और मामला थे, वो इंडिया के मेरा ख्याल है कि वो तो इस वक्त बहुत बिहाइंड है। चाइना इंडिया हमसे बहुत पीछे हैं विद कंपेयर टू पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के जो भी लोग जाना चाहें उनके लिए इजी है और क्विकर देन इंडिया, क्योंकि वो चले बहुत ज़्यादा गए, तो उस हिसाब से तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें शायद अगर आप इसको समझते हैं कि पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं तो ये कोताही पाकिस्तान की साइड की ज़रूर हो सकती है। लेकिन वहाँ पे जो एक कॉम्पिटेंट आदमी वहाँ पे जाके अपना दाखिला लेना चाहता है, लेकिन मैं जॉब करना चाहता है। सिलिकॉन वैली में अक्सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी हमने आप बात करते सुना है कि वहाँ पे इंडियंस की प्रेजेंस बहुत है और आईटी में वहाँ पे बहुत स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर पेनिट्रेट करेगा तो प्रेजेंस हो। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ना कि डॉक्टर्स जो हैं हमारा फिर अगेन साइज बहुत छोटा है, लेकिन जब आप डॉक्टर्स को देखते हो पूरी मत जितने इंडियन डॉक्टर उतने हम भी हैं, वो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन के शोबे में ऑलमोस्ट बराबरी फोकस किया हुआ है ना। तो आप 1-2 तो स्कूल यहाँ पे है, मेरा ख्याल 100% जो मेडिकल स्कूल यहाँ के वो तो सारे के सारे कोशिश करते हैं कि वो शायद अमेरिका चले जाए, और वो उनमें से बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं और इतने हाई स्कोर्स लेकर के जाते हैं कि वो प्रेफरेबली पहले उनको रेजिडेंसीज मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा भी यहाँ का फोकस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कुछ ये बताइए कि इस वक्त अगर हम दो तरफा ताल्लुकात की बात करें तो पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका से कहा है कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, और ये आपके और इस पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ लीडर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ये फोकस रहा। पिछली हुकूमतों ने भी कहा कि एड नहीं ट्रेड चाहिए। तो तिजारती एक्सेस अमेरिका में पाकिस्तान को क्यों उतनी नहीं मिलती जितनी अगेन साउथ एशिया में इंडिया को है, जनूबी एशिया के दीगर ममालिक को ज़्यादा है, और पाकिस्तान के लिए अमरीकी मंडियाँ अगरचे के खुली हैं लेकिन इस हद तक नहीं है। आप मेरा फिर भी आपको ये जवाब जो होगा शायद ज़्यादा पॉपुलर जवाब ना मिले आपको कि आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही कम है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है ना। अच्छा, उसके बावजूद आप जाकर के जो डिमांड लिस्ट है अमेरिका से उसके मुताबिक नहीं, ओवरऑल यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है ना, कंपैरेटिवली वॉल्यूम टोटल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पे हम हैं। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। पहले यहाँ पे बिजली की बहरान था, तो जो आपकी जो प्राइसेस थी वो बाकी मुल्कों से कम्पीट करना इशू हो रहा था। फिर दहशतगर्दी उसके बाद आ गई। अब ये नई रजीम के आने के बाद कोविड आ गया, तो एक आपकी एक मसलसल अपने इश्यूज यहाँ पे रहे। लेकिन उसके बावजूद आप जो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कस्टमर आपका अमेरिका है। फिर कौन सी प्रोडक्ट जा रही है सबसे ज्यादा? जो कुछ भी आप भेज रहे हैं टेक्सटाइल, यहाँ से टेक्सटाइल भी जा रही है, मेजर चीज ही टेक्सटाइल है, और सबसे बड़ा कस्टमर आपका अमेरिका है आज भी। उसके बाद आप यूरोप में जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त सेनेटर क्रिस वैन हालन और टॉड यंग और मारिया कैंटवेल, इन तीनों ने मिलके एक बिल है जिसको पहले तो बड़ा तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन में थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान भी टाई इन था कि भी पाकिस्तान को टेक्सटाइल के अंदर टू हेल्प पाकिस्तान टू डेवलप द एरियाज डैमेज्ड जो वार ऑन टेरर के ऊपर, तो उसके लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए। ये एक और बिल है जो बिल है, पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, एक्टिव बिल है, एक्टिव बिल है उसके अंदर, लेकिन अभी पास नहीं हुआ। नहीं, उसको फ्लोर ही नहीं किया गया, अभी कमेटीज के अंदर हैं जो फॉरेन कमेटी। अच्छा, वो इसलिए थोड़ा स्लो चला गया क्योंकि ये अफगानिस्तान की जो नई जो है उसको बड़ा क्लोज वॉच किया जा रहा है, लेकिन अभी भी एक्टिव बिल मौजूद है। सेनेटर क्रिस वैन हालन यहाँ पे आए थे पिछली दफ़ा जब मैं आपके यहाँ पे आया, तो उस वक्त भी आपको ये इसके बात की थी। तो ये यानी इरादा है, इनिशिएटिव हो चुका है, डिले अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ मौजूद है कि पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए मौके दिए जाएँ। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह ताहिर जावेद साहब ने बताया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिका में आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां हैं। ताहिर जावेद साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने GTV को वक्त दिया
और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात का आपने जवाब दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम का थर्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस और बैनुल-अक़वामी अमूर, सिक्योरिटी इशूज़, दफ़ाई इशूज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपको प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। फोकस हमारा इस वक्त अफ़गानिस्तान, पाक अमरीका ताल्लुकात और इससे जुड़े हुए दीगर तमाम मौज़ूआत हैं। आप ये फरमाइए कि इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात में अगेन अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में बदस्तूर तनाव नज़र आ रहा है और अमरीकी आला तरीन हुक्काम का ये कहना है, जो राय आमा के हल्के हैं वाशिंगटन में, वो बदस्तूर इस बात पे मुज़र हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने अमरीका को धोखा दिया। इस सारी सूरत हाल में वाशिंगटन में अब पाकिस्तान ने सफ़ीर भी तब्दील किया, एक पॉलिटिकल एम्बेसडर अपॉइंट होने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है उसका मकसद यह है कि कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का बयानिया, अफ़गानिस्तान के ऊपर बयानिया, ये तमाम तर चीज़ें मौसर अंदाज में वहाँ पर प्रोजेक्ट हो सकें, उजागर हो सकें। आप कैसे देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, अब जबकि अमरीका ने भी इस्लामाबाद में अपना सफ़ीर तैनात कर दिया है, कोई पाक अमरीका ताल्लुकात में जो तनाव है वो कम होता हुआ देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके जो सवाल है काफ़ी लंबा है, इसके 3 हिस्से मैं समझाऊँ। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें स्टैब किया है, धोखा दिया है। दूसरी बात ये कि जो सफ़ीर अपॉइंट हुआ है। तीसरा ये कि क्या कोई ताल्लुकात में चेंजेस जी बिल्कुल, ये 3 पहलू। जी। तो पहली बात तो ये देखें जी कि ये तो सबको नज़र आ रहा है कि किसने किसको धोखा दिया है और किसने किसको स्टैब किया है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन रहा था, उसके बाद बहुत सारी हमारी जब इनके साथ जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ, और जब बातचीत हुई, ये जो कुछ होता रहा, अफगानिस्तान से जो हमारे ऊपर हमले होते रहे, तो अमेरिका ही वहाँ बैठा हुआ था ना, ठीक है, नेटो फोर्सेस थे, बिल्कुल नेटो अमेरिकन फोर्सेस थी। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे बयानियों की कमजोरी की वजह से उनको ये बात करनी पड़ी है, वरना ये बातें तो सारे हमारे करने वाली हैं कि जी बावजूद इसके कि हम आपके हलीफ रहे, अपनी जानें कुर्बान करते रहे, सलाला वाक़या हमें नहीं भूलता, बिल्कुल। उसके अलावा हमने उस जंग में कूदे, और उसके बाद भी अगर आपकी तरफ से यही चीजें, और फिर आपको पता है लगातार ट्रम्प के जमाने में भी डूम और पहले भी, बल्कि बराह रास्त धमकी दी गई थी। ट्रम्प के जमाने में तो बराह रास्त हमलों की धमकी दी गई थी। बिल्कुल। तो ये आप यूं समझें कि हमारी अपनी कमजोरी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये अभी इस सिलसिले में मजीद मुझे कहने की जरूरत नहीं। बात यह है कि हमें अच्छी तरह मालूम है, और अब मालूम होना चाहिए हमारी लीडरशिप को, कि अमेरिकन इंटरेस्ट इस इलाके में क्या है। अमेरिकन इंटरेस्ट इस इलाके में है कि चीन का असर रसूख कम हो, रूस को गर्म पानियों तक रास्ता ना मिले, सी पैक ना बने, BRI आगे ना चले, और अफगानिस्तान में अमन ना हो। तो अब ये बताइए कि हमारी कौन सी चीज कॉमन है जिसकी बुनियाद पर हम ये समझें कि जी जो है वो कोई हमसे प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, और उल्टा हमें कह रहे हैं कि जी आपने हमें स्टैब किया। सारा काम इधर आप खराब करके गए। बल्कि अभी भी पूरी उनकी कोशिश है, और ये आप याद रखें, कभी वो नहीं मानेंगे। अलग इस पर हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि वो किसी भी सूरत में मौजूदा इंटरम अफगानिस्तान के सेटअप को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो भी उल्टे हो जाएं और चाहे हम भी जितना मर्जी जोर लगा लें। ये एक बुनियादी बात है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका शायद अब नई एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट न करे। इस वक्त दोहा में जो अफ़गान तालिबान है और अमरीकी हुकाम, उनके दरमियान बातचीत का आगाज़ हो चुका है। आप कैसे समझते हैं कि एक 15 अगस्त के बाद पहली मरतबा बराह रास्त रब्ता अमरीका और तालिबान के दरमियान? आप समझते हैं कि कुछ बातें, कुछ इशूज़ जिनके ऊपर इख्तलाफात थे अमरीका और तालिबान के दरमियान, मामलात इन इंतहाई फ़ैसला कुन मुज़ाकरात में कुछ बातें आगे बढ़ेंगी?
जी देखिए, मेरा ख्याल है कि तालिबान जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे वो तो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे, वो जी। बताएंगे कि जितनी इंक्लूसिव हम कर सकते थे कर ली। हम्म। दूसरा मेरा ख्याल है कि तालिबान को किसी को चाहिए कि एडवाइस करे कि उनके जो 36 सूबे हैं हम्म। वहां पर जो उनके गवर्नेंस के लोग हैं, जो गवर्नर हैं या जी। एक्टिंग गवर्नर हैं, वो हम्म। सब के सब उन्हीं इलाकों के लोग हैं। पता नहीं उनका हम्म। वो नाम क्यों नहीं लेते, उनको लिस्ट बना के देनी चाहिए कि ये देखें हाँ। एथनिकली वहीं के लोग गवर्नर हैं जी। और वही वो मुल्क चला रहे हैं। तो इंक्लूसिव तो है। बाकी इंक्लूसिव का अगर ये मतलब है कि क्योंकि अफगान तालिबान एक सियासी ग्रोह भी है, जी। सिर्फ अस्करी ग्रोह नहीं है। तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे रिपब्लिकन कहें कि जी आप साथ डेमोक्रेट्स को भी शामिल करें, हम्म। हम तब इंक्लूसिव मानेंगे। या पीटीआई को कहा जाए कि जब तक हम नून को साथ शामिल न जी, वो करें तो हम नामुमकिन आपको होगा। इंक्लूसिव नहीं मानेंगे। हाँ, हाँ। दूसरा वो अपनी शायद ख्वातीन का समझाने की कोशिश करेंगे जी हमारा जो कल्चर है वो किस बात की इजाजत देता है, किस बात की इजाजत नहीं देता है। तो उसके हिसाब से भी ये मामला सीधे होंगे। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये एक दूसरे को जज करने के लिए और गेज करने के लिए ये पहली मुलाकात इतने बड़े लेवल की हो रही है। गो कि थोड़ी सी पहले भी बातचीत हुई है और उसमें बेसिकली अफगान तालिबान की पूरी कोशिश होगी इस हुकूमत की। मैं तो बल्कि कहता हूँ इनको हम्म। अफगान हुकूमत कहना चाहिए, इंटरम हुकूमत, तालिबान की हुकूमत भी नहीं कहना चाहिए। वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो उनके वो पैसे छोड़ दें हम्म। जिसके ऊपर बैठे हुए, जिनके वो अपने हैं, अपने ही उनके पैसे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सिर्फ उनको बातों में लगाएंगे, इनका मूड गेज करने की कोशिश करेंगे कि कितने ये इस्तकामत है उनमें, और इससे हासिल वसूल इस पहली मुलाकात से कुछ नहीं होने का। अच्छा, आपने ये देखा जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान के लिए जिस पैकेज की मंजूरी थी, 5 अरब रुपए का एक इंतहाई ख़तीर पैकेज है, जिससे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एशिया अफ़गानिस्तान रवाना की जाएंगी। और हर दूसरी मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं, आलमी बरदरी से कहते हैं कि आप अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर इमदाद फ्राहम कीजिए। लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उससे पहले तो सारा ईयू, अमेरिका, सब वेस्ट, वहाँ पे सैकड़ों एनजीओज थी, डॉलर की बरसात थी। लेकिन अब तो वहाँ पे अमन है, बावजूद इसके कि कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बतदरीज जो है सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान के बयानिए को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही? जी असल में आलमी बरादरी जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। जी। एक तो है अमेरिका और उनके हलीफ, हम्म। और में हिंदुस्तान भी यहाँ करीबी बैठा हुआ है, वो शामिल है। उसके बाद ये जो चीन, रूस, तुर्की, ईरान, कतर, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, ये ग्रोह है। जी। और तीसरे 22 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि देखें ऊँट किस करवट बैठता है। हम्म। तो जो तो ये अमेरिकन और उसके असल इत्तेहादी हैं। में जी असल में चूंकि सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में मीडिया पे कंट्रोल है उनका। तो हम हम्म। ये समझते हैं कि ये, जैसे आपने भी बात की कि हम्म। दुनिया या आलमी बरादरी, और आलमी बरादरी की जब हम बात करते हैं कि आलमी बरादरी ये डिमांड कर रही है, तो हम्म। स्ट्रेट अवे हम दूसरे ग्रोह को भूल जाते हैं जिसका जी। मैंने जिक्र किया है कि वो भी आलमी बरादरी का हिस्सा है। तो ये जो आलमी बरादरी है जिसको वो हिस्सा आलमी बरादरी का जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, जी, सलामती ये तो कौंसिल के मुस्तकिल जी रुकन। जी ये तो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन है। उसके अलावा हम्म। आईएमएफ के सबसे बड़े जी। स्टेक होल्डर्स एफएटीएफ, हैं, वर्ल्ड बिल्कुल। बैंक के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। एफएटीएफ के स्टेक जी होल्डर्स ये हैं। तो देखिए, बात ये कि अगर हम ये समझें कि कितनी बड़ी खिफ़त उठानी पड़ी है अमेरिका को और हम्म। उसके इत्तेहादियों को, वो तो किसी सूरत में, चाहे उनके चेहरों पर आपको मुस्कुराहट नजर आए या हम्म। तमानियत नजर आए, उनके दिल छलनी छलनी हुए हुए हैं। हम्म। वो किसी भी तरीके से कोई मदद इस हुकूमत की नहीं करेंगे। वो हम्म। पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कोलैप्स हो। कोलैप्स हो। अलबत्ता ज्यादा जिम्मेदारी आती है आलमी बरादरी के उस हिस्से की जिसका मैंने जिक्र किया, जो नंबर 2 दूसरा हिस्सा है, चीन, रूस और पाकिस्तान, ईरान वगैरह। इनकी ये जिम्मेदारी है कि क्या वो अमेरिका का मुंह देखते रहेंगे या खुद भी अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जरूर आपस में ये बातचीत कर रहे होंगे। इनकी जो जो ना तस्लीम करने की जो डिले है या वजूहत हैं, उसमें आप यूं समझें कि पाकिस्तान चूंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है, जब तक वो किसी किनारे नहीं पहुंचती, मेरा ख्याल ये तस्लीम करने में ले तो लाल से काम ले रहे हैं। ऐसे ही चाइना ETIM के बारे में बात जी। कर रहा होगा, रशिया चेचन्स के बारे में बात कर रहा होगा, ईरान जो है वो हजारा के बारे में बातचीत कर रहा होगा। तो ये एक मरला है, जब ये गुजर जाएगा तो ये मुल्क जो है ना 8-10 ये तो इनको तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान चल पड़ेगा। एक चीज जो जी। मेरा असेसमेंट है, गलत हो सकती है, हम्म। अफगान अवाम उस वक्त तक भूखे नहीं मरेंगे जब तक कि पाकिस्तान में कहत ना हो, हम्म। इंशाल्लाह।
पाकिस्तान में खुराक वाफर मकदार में मौजूद है तो अफगान भाइयों की मदद होती रहेगी। जी गंदम जाती रहेगी, चीनी जाती रहेगी, आटा जाता रहेगा, मेडिसिन जाती रहेंगी। बिल्कुल, और मुल्कों से भी आएंगी। जी और अब तो आपको पता है हिंदुस्तान भी कोशिश कर रहा है कि जी, वो उनकी गंदम पाकिस्तान भी ने वहां अलाउ तक कर दिया, पहुंचे। जी, बिल्कुल अलाउ भी कर दिया। 50,000 तो टन। जी, और दूसरा ये कि ये अफगान हुकूमत चूंकि अल्ले तल्ले नहीं इन्होंने करने, इनकी सब्सिस्टेंस लेवल बहुत लो है, जी इनको इतना वो नहीं चाहिए। लेकिन अवाम चूंकि आदी हो गए हैं। आप इस बात पे गौर करें कि 20 साल तक यहाँ पर मौजूद थे अमेरिका और अमेरिकन उनके इत्तेहादी। और डॉलर इस की मुल्क को, बरसात थी। हाँ, इस मुल्क को इतनी बरसात के बावजूद सेल्फ रिलायंट नहीं बना सके। नहीं बना सके। मतलब इसकी इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेनिंग नहीं बना सके। तो ये बना सके नहीं, वो बनाना नहीं चाहते थे। बनाना नहीं वो चाहते इसको थे। इसी हालत में छोड़ना चाहते थे जैसे कि वो छोड़ के गए हैं। ये बुनियादी बातें जब तक हमारी लीडरशिप नहीं समझती और लोग इर्द गिर्द के नहीं समझते, अफगान खुद नहीं समझते, तो उस वक्त तक ये ऐसे ये मखमसे की हालत रहेगी। वरना ये खिता अभी देखें जुड़े हुए हैं। जी ये बिल्कुल। ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान, चाइना, चीन, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, पूरा बहुत बड़े जुड़े हुए मुल्क हैं। एक बहुत बड़ा इन ब्लॉक बनता है, हाँ जी, बिल्कुल। ये तो अगर जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, अगर ये वेर जाएं और कहें कि ठीक है हमने बड़ी कोशिश की है आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की, अमेरिका को तो जान के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि वो तो डॉलर की हेजेमनी खत्म हो जाएगी, जी उनकी जो बातें उनकी सुनते हैं पूरी दुनिया, वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ हिम्मत करने की बात है। ये जो झुके हुए और डरे हुए दिमाग और सहमे हुए दिल, ये इनका काम नहीं है। एक अब वक्त कम है, आखिर में आपसे ये पूछते जाएं कि हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का, जनरल साहब आप इंडियन अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों का बहुत बुरा रिकॉर्ड है और रिकमेंड भी किया गया अमरीकी महकमा खारजा को। लेकिन इस मरतबा की जो रिपोर्ट आई उसमें हिंदुस्तान को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया। उन तमाम ममालिक 10 ममालिक को शामिल कर दिया गया जो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ अड़े हुए हैं, मतलब उनके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। तो ये हिंदुस्तान की मजहबी आज़ादियों की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ ये अमरीका ने यकसर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी। जी बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। वो जो आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में बात की थी ना कि जी पीछे छुरा घोंपने वाली और हाँ डबल स्टैंडर्ड, तब आप अंदाजा लगा लेना कि डबल स्टैंडर्ड किसके हैं और कौन दोगली पॉलिसी रखता है। बिल्कुल बहुत वाज़ेह बात आपने की है, ये जो की है। उसके अलावा अफगानिस्तान के जो पैसों पे बैठे हुए हैं जी उससे बिल्कुल। पता चलता है। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा जाते जाते आखिर में कि हिंदुस्तान मेनलैंड में जो मुसलमान हैं उनकी जो हालत ज़ार है वो बहुत तशवीशनाक है। वो तशवीशनाक है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की कमजोर खारजा पॉलिसी है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। आप इसमें उम्मत मुस्लिमा को भी शामिल करते हैं? नहीं, ना भी हो, हाँ उम्मत मुसलमान ना भी हो, अगर पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो और पाकिस्तान का बयानिया मजबूत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हिंदुओं की मजाल ना हो, मजाल ना हो कि वो वहां मुसलमानों पर हाथ उठाएं। जी बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, माशी एतबार से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया मौसर तरीके से सुना जा सकेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।